हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, किन किन देशों के बीच में हुआ और कैसी है लड़ा गया, क्या इसका परिणाम रहा, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक देखा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक। इसमें जो हम सबसे पहला पॉइंट हमारा कर रहे थे कि इसमें हम पढ़ रहे थे इसके कारणों के बारे में, कि प्रथम विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ था। इस युद्ध के स्टार्ट होने के पीछे पीछे कौन कौन से रीजन्स थे जिनके कारण जो है इतना बड़ा विश्व युद्ध यूरोप में छिड़ गया था। तो इसमें हमने दो गुट पढ़ लिया था कि दो गुट कौन कौन से थे। एक तो था मित्र गुट, जो कि मित्र या फिर संयुक्त राष्ट्र का गुट कहा जाता था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, सर्बिया, जापान, रोमानिया, साइबेरिया, ब्राज़ील। ये देश एक साइड थे और जिस साइड ये देश थे उस गुट को या उस ग्रुप को क्या बोला जाता था, मित्र तथा संयुक्त राष्ट्र का गुट या ग्रुप। दूसरा गुट कौन सा था जिसके साथ यह युद्ध छिड़ा हुआ था? दूसरी साइड था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी एक नाम से जाने जाते थे उसमें, लेकिन अब ये अलग हो गए हैं। तुर्की और बुल्गारिया। तो इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको जाना जाता था केंद्रीय शक्तियों के नाम से। तो किन दो ग्रुपों के बीच में यह युद्ध छिड़ा हुआ था? यह युद्ध छिड़ा हुआ था मित्र राष्ट्र या फिर संयुक्त राष्ट्र वर्सेज केंद्रीय शक्तियाँ। इसमें आपको दोनों ग्रुप के देशों के नाम याद रखने की, कौन सा देश कौन सी साइड था। तो इस युद्ध का हमने ये देख लिया कि किन के बीच हुआ था। अब हम इसमें पढ़ रहे थे कि इस युद्ध के होने के पीछे कारण कौन कौन से थे, जिसमें कि मैंने आपको 4-5 पॉइंट करवा दिए थे कि युद्ध शुरू होने के कारण कौन कौन से थे। मुख्य कारणों में पहला रीजन या कारण हमने पढ़ा था राष्ट्रीयता की भावना, कि यूरोप के जो देश थे ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, जापान, इन सभी देशों में जो है राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी। लोग मोटिवेट हो रहे थे अपने देश के प्रति, अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे। सभी जो है अपने देशों में लोकतंत्र सरकारों की स्थापना चाहते थे। तो इसी कारण लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी। इसी राष्ट्रीयता की भावना के कारण जो है इन देशों में राष्ट्रीय भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ और ये देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहना चाहते थे और अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीयता की भावना के कारण भी यूरोप के देशों में युद्ध छिड़ गया। दूसरा पॉइंट हमने देखा था गुप्त संधियां, सीक्रेट अलायंसेस हो रही थी उनके बीच में। दो देशों जैसे कि जर्मनी और इटली में गुप्त संधि हो गई, फिर इटली ने रूस के साथ अलग से गुप्त संधि कर ली, उन दोनों की कोई बातचीत हुई। ऐसे करके जो है गुप्त संधियां हो रही थी, कभी दो देशों के बीच, कभी तीन देशों के बीच में। तो जगह जगह जो ये ग्रुप बन रहे थे, ये ग्रुप अभी युद्ध का कारण बने, क्योंकि इसके कारण जो है कई बार जो गुप्त संधियां होती थी वो भारी पड़ जाती थी एक देश के दूसरे देश पर, इस कारण युद्ध छिड़ जाता था। तीसरा पॉइंट हमने देखा सैन्यवाद, मिलिट्रियलिज्म, कि प्रत्येक देश जो यूरोप का देश था, ये इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, ये सारे देश जो थे वो सैन्यवाद पर बल देने लगे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सेना इकट्ठे करने पर बल, कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना होगी वही देश यूरोप पर राज करेगा, यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश रहेगा। इस कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र इकट्ठा करने और ज़्यादा से ज़्यादा सेना इकट्ठी करने पर बल दिया जाने लगा। जब सेना इकट्ठी होगी और भयंकर भयंकर खतरनाक हथियार बनेंगे नए नए, तो वो किसके लिए बनते? वो युद्ध के लिए ही बनते। तो इस कारण जो है ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि थोड़ा सा भी अगर एक देश दूसरे देश को कुछ कह देता है, उसका मनमुटाव हो जाता है दूसरे देश के साथ, तो वो अपनी सेना की ताकत के बल पर उसको दबोचना चाहता था, उसको नीचा दिखाना चाहता था। कहता कि मेरे पास सेना ज़्यादा है तो मैं तुम्हारे देश के खिलाफ ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। ऐसे करके जो इनमें सिचुएशंस ऐसी बन गई कि इन यूरोप के इन देशों के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साम्राज्यवाद और आर्थिक प्रतिद्वंदिता। साम्राज्यवाद का टॉपिक मैं एक कंटेंट तैयार कर रही हूँ, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि साम्राज्यवाद इम्पीरियलिज्म होता क्या है। पूरी डिटेल से वो क्लास रहेगी, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि साम्राज्यवाद की होती क्या है। लेकिन फिर भी साम्राज्यवाद होता है एक देश का दूसरे देश पर अधिकार करना, अपना साम्राज्य स्थापित करना।
और आर्थिक प्रतिद्वंदिता कि यूरोप के देश क्या चाहते थे कि मेरे पास शक्तिशाली सेना है, मेरे पास शस्त्र ज़्यादा है, तो मैं दूसरे देश के ऊपर अपनी साम्राज्यवादी स्थापना कर दूँ, मैं अपना कब्जा जो है वो दूसरे देश के ऊपर कर लूँ और उसके देश की राजनीति और उसके पैसों का सिस्टम जो है उनको मैं अपने हिसाब से चलाऊं। और आर्थिक प्रतिद्वंदिता मतलब पैसे को लेकर कंपटीशन छिड़ गया था कि जिस देश के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा हथियार होगा, ज़्यादा सेना होगी, वही देश शक्तिशाली होगा यूरोप में। इसलिए जो नई नई फैक्ट्रीज खुलने लगी, कारखाने खुलने लगे और एक देश के व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों के साथ कंपटीशन करने लगे माल को लेकर कि हमारे देश का माल ज़्यादा बढ़िया, हमारे देश का माल ज़्यादा बढ़िया। ऐसे करके जो है कहीं ना कहीं आपस में शत्रुता की भावना पैदा हो गई यूरोप के इन देशों के बीच में, जिस कारण भी जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे कई सालों से चलकर ये युद्ध के लिए परिस्थितियां उत्पन्न हो ही गई। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि जर्मनी के सम्राट विलियम केसर का चरित्र, कि जर्मनी का जो सम्राट था, महाराजा राजा जो था, उसका नाम था विलियम केसर, जो कि एक काफ़ी घमंडी टाइप का व्यक्ति था। उसका चरित्र, उसका करैक्टर भी कहीं ना कहीं जर्मनी को ले बैठा और इस जर्मनी के कारण जो है कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ गया था। तो यह घमंडी भी था और क्रोधी भी था। यह चाहता था कि जर्मनी की सेना ही यूरोप के सभी देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, चाहे वो जर्मनी की जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो। सभी सेना जो है अब जर्मनी की सबसे सर्वश्रेष्ठ रहनी चाहिए यूरोप में। इसलिए जो है इसने ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया था सेना इकट्ठी करने पर। इसलिए जर्मनी के इस सम्राट विलियम केसर ने सबसे ज़्यादा सैन्यवाद पर बल दिया था, सबसे ज़्यादा सेना इकट्ठी करने पर बल दिया था। इसके कारण भी जो है यूरोप के अन्य देश जो थे वो इस जर्मनी के सम्राट से और जर्मनी देश से घृणा करने लगे कि यह देश पागल हो चुका है, सिर्फ इसको सेना से मतलब है, बाकी देशों के साथ समझौते से या फिर बाकी देशों के साथ संधि करने, बातचीत करने में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ इसने सेना पर बल देना शुरू कर दिया और कोई भी देश अगर इसको थोड़ा बहुत भी कुछ कहता या दूसरे देश के साथ जर्मनी का मनमुटाव होता था तो यह सेना के बल पर धमकी देता था उनको कि मेरे पास इतनी सेना, मैं तुम्हारे देश को चुटकियों में ख़त्म कर दूँगा। इस टाइप से जो है इसी कारण जो है यूरोप के जो देश थे अन्य वो जर्मनी से घृणा करने लगे। तो 5 पॉइंट हमने कर लिए थे इसमें जर्मनी के सम्राट विलियम केसर का चरित्र तक। आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेस का योगदान। प्रेस मतलब समाचार पत्रों का योगदान, कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए कहीं ना कहीं समाचार पत्र भी उत्तरदायी थे। कि प्रथम विश्व युद्ध के घटित होने में समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समय सभी देशों के समाचार पत्रों में कि जो देश, सभी देशों के जो यूरोप के देश थे, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, यूरोप नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, सभी देशों के समाचार पत्रों में जो है उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार किया जाता था। मतलब देशभक्ति से लेकर रिलेटेड जो राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाले जो लेख होते थे, निबंध होते थे, खबरें होती थी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा छपाई होती थी उन खबरों की। इंग्लैंड, ब्रिटेन के समाचार पत्रों में जर्मनी के सम्राट विलियम केसर की आलोचना की गई थी। तो जर्मनी के लोग इंग्लैंड के विरुद्ध हो गए कि जो जर्मनी का सम्राट हमने ऊपर पॉइंट देखा था, विलियम केसर जो कि घमंडी था, उसकी आलोचना कहाँ की गई थी? उसकी आलोचना की गई थी ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के समाचार पत्रों में। तो जब इंग्लैंड के समाचार पत्रों में ये बातें छपी तो जर्मनी के लोगों को, जर्मनी की जनता को अच्छा नहीं लगा कि हमारे देश के राजा के बारे में इंग्लैंड के अखबारों में गलत बातें छप रही है। तो ये उनसे सहन नहीं हुआ, इसलिए जर्मनी के जो लोग थे वो ब्रिटेन के विरुद्ध हो गए। इसी प्रकार जर्मनी के समाचार पत्रों में भी इंग्लैंड के खिलाफ छपता रहता था। तो इसी प्रकार जो जर्मनी था उस देश के अखबारों में किसके खिलाफ छपता? उस देश के अखबारों में इंग्लैंड ब्रिटेन के खिलाफ छपता रहता था। इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है, एक ही देश के। इस प्रकार ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी रूस के विरुद्ध लेख छपते रहते थे। इस समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर छापा जाता था। कि एक देश की आलोचना जो है दूसरे देश के अखबारों में होती रहती थी, न्यूज़पेपरों में या फिर कोई मैगजीन वगैरह के माध्यम से
होती रहती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें जो है प्रेस थी, समाचार पत्र था, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के बारे में कुछ भी छाप सकता था, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, ना उन पर कोई जुर्माना लगाया जाता था। जिसके परिणाम स्वरूप भी जो बातें, जो घटनाएं होती थी या फिर जो कुछ बातें होती थी, उनको मिर्च मसाला लगाकर न्यूज़पेपरों में छापा जाता था, जिसके कारण जनता जो है भड़क जाती थी। तो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में प्रेस का योगदान भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, समाचार पत्रों का, कि उनके कारण लोगों में ज़्यादा जागृति आई, लोगों को ज़्यादा पता चला। कहीं कोई बात छोटी थी उसको बड़ा बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने पेश किया गया, कोई झूठी बात थी उसको सच बनाकर जनता के सामने पेश किया गया। ऐसे करके जो है जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से ही झूठी सच्ची खबरें मिलती रहती थी, और उसके कारण जो उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती गई और उनमें घृणा उत्पन्न होती गई एक देश के प्रति। नेक्स्ट है बोस्निया का संकट। बोस्निया का संकट है, इम्पोर्टेंट है ये भी, ये 1908 में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये भी पूछा जाता है आपसे वन लाइनर में कि बोस्निया संकट कब उत्पन्न हुआ, 1908 ईस्वी में। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब होता है, 1914 में। तो 1914 प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने से 5-6 साल पहले ये बोस्निया का संकट उत्पन्न हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे छोटे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, जो कि 2 नंबर के या फिर 4 नंबर के होते हैं। उनमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि बोस्निया संकट पर निबंध लिखो या बोस्निया संकट पर विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको ये बोस्निया का जो संकट है उसको डिटेल से समझना है। आपको करवाती हूँ टॉपिक, और अच्छे से याद रखना है, इसको समझने की कोशिश करना है। ये प्रथम विश्व युद्ध का एक इम्पोर्टेंट कारण है। कि बोस्निया का संकट भी प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना। बोस्निया और हर्जेगोविना, ये 2 नाम आप याद रखें। ये जो थे वो तुर्की देश जो थे उसके 2 प्रांत थे, 2 राज्य थे। बोस्निया कहाँ का राज्य था, तुर्की देश का एक राज्य था, एक प्रांत था। ये बोस्निया और हर्जेगोविना जो है ना साथ में उसमें नाम लिए जाते थे, तो ये आपको साथ में मिलेंगे कहीं भी, लेकिन अब ये अलग अलग हो गए हैं। कि बोस्निया हर्जेगोविना और अनौपचारिक रूप से बोस्निया के रूप में ही जाना जाता है। मतलब नाम तो ये बोस्निया हर्जेगोविना इकट्ठा है, लेकिन इसको बोस्निया के नाम से ही जाना जाता है, बोस्निया का संकट, या फिर इसको आप बोस्निया हर्जेगोविना का संकट भी बोल सकते हो। देखते हैं क्या था कि दक्षिण पूर्व यूरोप में एक देश है, कौन सा, बोस्निया, जो बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसकी सीमा, जो बोस्निया देश है, अभी की बात करें हम करंट की, कि अभी वर्तमान में जो बोस्निया देश है वो कहाँ पर स्थित है, वो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है, जो कि कौन से प्रायद्वीप पर स्थित है, ये बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। और इसकी सीमा, इसकी जो बाउंड्री है वो पूर्व में तो सर्बिया देश के साथ लगती है, और दक्षिण पूर्व में लगती है मोंटेनेग्रो, और उत्तर और दक्षिण पश्चिम में ये क्रोएशिया से लगती है। तो बात हो रही 1878 ईस्वी की। उसमें जो है बर्लिन कांग्रेस, जो बर्लिन देश था, उस देश की कांग्रेस ने इस देश का प्रशासन जो है ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया था, क्योंकि उस समय यह देश छोटा था बोस्निया, ये प्रांत थे तुर्की के, तो इस प्रांत का शासन जो है किसको दे दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया को। जिससे जो है वो सर्बिया देश क्रोधित हुआ। सर्बिया क्यों क्रोधित हुआ, क्योंकि सर्बिया जो है इस बोस्निया के बिल्कुल जस्ट पूर्व में स्थित था। तो सर्बिया चाहता था कि ये प्रांत मुझे मिल जाए अधिकार करने के लिए, मैं इनकी देखरेख करूँ, इनकी संभाल करूँ, और यहाँ पर अपने फैक्ट्री उद्योग वगैरह स्थापित करूँ। जबकि मिल किसको गई ये जिम्मेदारी, ये मिल गई ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया एक ही बात है। तो बोस्निया में जो है स्लाव लोग, स्लाव एक जाति का नाम है, एक कैटेगरी का नाम है, वो लोग ज्यादा रहते थे। तो सर्बिया देश क्या चाहता था कि स्लाव के क्षेत्र को मिलाकर एक स्लाव राष्ट्र बनाना चाहता था, क्योंकि सर्बिया में भी स्लाव जाति के लोग थे और बोस्निया में भी स्लाव जाति के लोग थे। तो सर्बिया चाहता था कि इस बोस्निया का अधिकार, इसका प्रशासन जो अगर मुझे मिल जाए तो मैं स्लाव जाति के जो लोग हैं उनको एक साइड जो है बसा दूंगा और उनका एक अलग क्षेत्र बना दूंगा, एक अलग राष्ट्र बना दूंगा। रूस जो था, रूस ने भी सर्बिया का साथ दिया, क्योंकि वो सर्बिया की बात से सहमत था कि सर्बिया देश जो है वो इस पर अधिकार करना चाहता है, इसका प्रशासन अपनी देखरेख में लेना चाहता है, किसका, बोस्निया का।
प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया के विरुद्ध बोस्निया और हर्जेगोविना में भी स्लाव जाति के लोग जो थे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा था। कहाँ पर बढ़ रहा है? ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। कौन से राज्यों में? बोस्निया में और हर्जेगोविना में। मतलब ये दोनों जो प्रांत थे ये भी नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रिया का हम पर अधिकार हो, ये ऑस्ट्रिया के विरुद्ध थे बिल्कुल। ये भी चाहते थे कि हमें सर्बिया के अंडर में रखा जाए ताकि सर्बिया जो है हमारे प्रशासन को संभाल सके। परिणाम स्वरूप 1908 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने इन दोनों राज्यों पर अधिकार कर लिया। जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया का साथ दिया। अब आप एक बात नोट कीजिए कि सर्बिया का साथ कौन दे रहा है? रूस, जबकि ऑस्ट्रेलिया का साथ कौन दे रहा है? जर्मनी। तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया एक साथ हैं, जबकि रूस और सर्बिया एक साथ हैं। रूस ने इसका विरोध किया। किस बात का? कि जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा है, इस बात का रूस ने विरोध किया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया के बीच तनाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को पता चला कि रूस जो है विरोध कर रहा है क्योंकि जर्मनी मेरा साथ दे रहा है। इसलिए ऑस्ट्रिया ने सर रूस से पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जब जर्मनी मेरा साथ दे रहा है। तो इस कारण जो इनमें मनमुटाव उत्पन्न हो गया। सर्बिया देश जो था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का नाश हो ऐसे नारे लगने लगे, स्लोगन छपने लगे, समाचार पत्रों में भी ऑस्ट्रिया की आलोचना होने लगी। सर्बिया के उग्र राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया के इस कदम का बदला लेने की ठान ली और उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए। कि जो सर्बिया देश था वहाँ के लोगों ने जो है ऑस्ट्रिया के लोगों से बदला, ऑस्ट्रिया की सरकार से बदला लेने का ठान लिया कि हम जो है बोस्निया राज्य को अपने अंडर में लेकर रहेंगे और इसके लिए हम ऑस्ट्रिया से बदला लेंगे। और इसके लिए जो है ग्रुप बनने लगे, संगठन बनने लगे कि कैसे भी बोस्निया को ऑस्ट्रिया के अधिकार से आज़ाद करवाया जाए। तो ये था बोस्निया का संकट। मतलब टोटली मैटर छिड़ा हुआ है बोस्निया राज्य के ऊपर। तो बोस्निया राज्य के ऊपर किसका अधिकार हो? ऑस्ट्रिया को उसका अधिकार मिल गया। बाद में ऑस्ट्रिया ने अपनी उस ताकत से भी इस पर अधिकार कर लिया। लेकिन जो है अगर हम देखें कि उस पर अधिकार होना चाहिए था सर्बिया का, तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया में युद्ध छिड़ा हुआ है। किसके लिए? बोस्निया राज्य के लिए। और यहीं से जो है इन दोनों देशों के बीच में इस राज्य को लेकर युद्ध छिड़ेगा और ये युद्ध करता करता भयंकर रूप धारण कर जाएगा। और इसमें जो है इस युद्ध की जंग में यूरोप के अन्य देश भी शामिल होते जाएंगे। कोई देश ऑस्ट्रिया का साथ देगा, कोई सर्बिया का साथ देगा। ऐसे करके दो ग्रुप बन जाएंगे, दो गुट बन जाएंगे, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र का ग्रुप, दूसरा था केंद्रीय शक्तियों का ग्रुप। तो इन दोनों ग्रुपों के बीच में जो है युद्ध लड़ा जाएगा 4 साल तक, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि काफ़ी भयंकर था। इसको हम घटनाओं में पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं में कि यह युद्ध कैसे लड़ा गया था। तो आई होप आपको जो ये बोस्निया का संकट है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि बोस्निया संकट क्या था। प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी हुई एक घटना है। बोस्निया एक राज्य है जिस पर ऑस्ट्रिया भी अधिकार करना चाहता है और सर्बिया भी अधिकार करना चाहता है। इसलिए सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच इस राज्य को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। और इस युद्ध के छिड़ने के बाद ही जो है धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध की नींव रख दी जाती है और यह युद्ध भयंकर रूप धारण कर लेता है। अब आ गया युद्ध का तात्कालिक कारण कि सबसे अंतिम चिंगारी कौन सी थी जिसके बाद जो है युद्ध फूट पड़ा और पूरी तरह से रूप धारण कर गया। कि बोस्निया संकट या फिर बोस्निया राज्य से ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बीच संबंध जो थे उनमें अत्यधिक तनाव आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया भी बोस्निया राज्य पर अधिकार करना चाहता था और सर्बिया राज्य भी बोस्निया पर अधिकार करना चाहता था। तो जो सर्बिया देश है उसके उग्र राष्ट्रवादियों ने, मतलब कि वहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने संगठन बनाने शुरू कर दिए, ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाफ। उनमें नाम था काला हाथ संगठन या मृत्यु जैसी अनेक गुप्त संस्थाएं बना ली। इन गुप्त संस्थाओं ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या की योजना बना ली। प्लान तैयार हो गया। कहाँ के लोगों ने किया प्लान? सर्बिया के लोगों ने। क्या प्लान बनाया कि जो ऑस्ट्रेलिया देश है वहाँ का जो राजा था उस समय फ्रांसीसी फर्डिनेंड, हम उसकी हत्या कर देंगे। उसकी हत्या का प्लान तैयार हो गया।
अब देखते हैं कि कैसे करता है हत्या। तो जो ये ऑस्ट्रिया का अधिकार तो था ही बोस्निया पर उस समय, तो ये फ्रांसीसी फर्डिनेंड जो था वो बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला था, मतलब बोस्निया राज्य की यात्रा करने का उसका जो है तारीख थी, उसका टाइम टेबल फिक्स था कि इस दिन ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड बोस्निया राज्य की सरकारी यात्रा पर आएगा, उसके साथ और भी लोग आएंगे, नेता बड़े बड़े। तो दिन था 28 जून 1914 को। फ्रांसीसी फर्डिनेंड सम्राट, कहाँ का फ्रांसीसी फर्डिनेंड कहाँ का सम्राट था? ऑस्ट्रेलिया का सम्राट, और उसकी पत्नी जो है बोस्निया के प्रमुख नगर की, जो बोस्निया राज्य है उसके प्रमुख शहर था उसका सेराजीवो, वहाँ पर पहुँचते हैं। जब शाही दल मतलब ग्रुप में आए हुए थे लोग, नेता वगैरह, राजा के पीछे काफ़ी जनता थी, तो जी यह दल जब टाउन हॉल की ओर जा रहा था तो षड्यंत्रकारी गेवरिलो प्रिंसेप, ये कहाँ का है? ये सर्बिया का है षड्यंत्रकारी, क्योंकि इन्होंने योजना बनाई थी इस राजा को मारने की। तो गेवरिलो प्रिंसेप ने गोलियां चला दी, जिससे राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड तथा उनकी मृत्यु की वहीं पर मृत्यु हो गई। कहाँ पर? सेराजियो में। तो पूछा भी जाता है। तो अब तक हमने यहाँ तक देखा है, तो यहाँ तक कितने क्वेश्चन बन गए कि बोस्निया का संकट कब पैदा हुआ था? 1908 में। किन देशों के बीच में तनाव था बोस्निया को लेकर? तो ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बीच। फिर पूछा जाता है कि फ्रांसीसी फर्डिनेंड कहाँ का राजा था? तो ऑस्ट्रेलिया का। फ्रांसीसी फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर कब गया? तो 28 जून 1914 को। ऑस्ट्रेलिया का राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड बोस्निया के किस नगर में सरकारी यात्रा के लिए रुका? तो कहाँ पर रुका था? सेराजियो में। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया राज्य की किस नगर में हुई? तो वो सेराजियो नगर में। फिर पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या करने वाले षड्यंत्रकारी का नाम बताओ। तो आपको नाम भी याद रखना है। क्या नाम है? गेवरिलो प्रिंसेप। गेवरिलो प्रिंसेप। और ये कहाँ का था? ये सर्बिया का एक षड्यंत्रकारी था। तो इस हत्याकांड ने बारूद में एक चिंगारी का काम किया, मतलब तनाव दोनों देशों के बीच में काफ़ी चल रहा था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक जंग का, मतलब ये मान लीजिए कि आप प्लेटफॉर्म तो बन ही चुका था, ज़रूरत थी सिर्फ एक कोई अचानक घटना घट जाए जिससे जो हम युद्ध को शुरू कर सके। तो वो घटना घट गई इस हत्याकांड ने। ये जो डेथ हुई थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की, किसने करवाई थी? ये सर्बिया के लोगों ने करवाई थी। तो इससे जो है ऑस्ट्रिया को मौका मिल गया और वो सर्बिया पर अब आक्रमण करेगा और जिससे युद्ध छिड़ जाएगा। इस घटना ने ऑस्ट्रेलिया के क्रोध की ज्वाला को भड़का दिया। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना कि सर्बिया की सरकार को नोटिस भेजा कि तुम्हारे देश के लोगों ने हमारे देश के सम्राट की हत्या की, अब हम बदला लेंगे। एक छोटे से देश द्वारा अपने युवराज की हत्या को ऑस्ट्रिया हंगरी, ये इकट्ठे थे, ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने गौरव पर आघात माना, मतलब अपने देश पर एक कलंक की तरह माना कि छोटा सा देश है सर्बिया और उस देश के षड्यंत्रकारी लोगों ने हमारे इतने बड़े देश के राजा की हत्या कर दी, तो ये कोई छोटी बात नहीं, इससे हमारा अपमान हुआ है, तो हमें बदला लेना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया ने अपनी तरफ से युद्ध की पूरी तैयारी कर ली तथा 23 जुलाई को सर्बिया को एक ऐसी अपमानजनक चेतावनी दी, उसको नोटिफिकेशन भेजा, उसको एक चेतावनी दी कि हम युद्ध शुरू करने वाले हैं, उससे पहले एक चेतावनी दी उसको। और चेतावनी में, चेतावनी पत्र जो था उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई थी, उन शर्तों को मानना सर्बिया के लिए संभव नहीं था। कि ऑस्ट्रिया ने जो है एक अपमानजनक चेतावनी पत्र भेजा, कहाँ पर? सर्बिया की सरकार के पास, कि इस पत्र में जो जो बातें लिखी हुई हैं, जो जो शर्तें लिखी हुई हैं, अगर आप उनको मान लेते हो तो हम आपके खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, वरना हम युद्ध शुरू करने वाले हैं। फिर भी सर्बिया की सरकार ने अधिकांश शर्तों को मान लिया है, सिर्फ एक शर्त को छोड़कर, कि जो ये चेतावनी पत्र था उसमें लगभग सर्बिया की सरकार ने सारी बातों को कबूल कर लिया, उन सारी बातों को मान लिया, सिर्फ एक बात को छोड़कर। तो वो एक शर्त या एक बात कौन सी थी? तो वो शर्त उसमें ये थी कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई है उसकी जांच ऑस्ट्रेलिया की सरकार
और सर्बिया की सरकार जो है मिलकर करेगी। कि जो हत्याकांड हुआ है इसमें पूरी तरह कन्फर्म करने के लिए कि सर्बिया का ही हाथ है, इसके लिए जो है दोनों देशों की सरकार जो है उन दोनों की तरफ से टीमें आएंगी और उन टीम के माध्यम से जो है इस पूरे हत्याकांड की जांच पड़ताल होगी। तो ये बात सर्बिया ने नहीं मानी कि इस बात को, इस शर्त को हम नहीं मानते, क्योंकि इस शर्त को मानना सर्बिया देश अपने संप्रभुता पर चोट मान रहा था। कि सर्बिया जो है मान रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है डायरेक्ट हमारा नाम ले रहा है इस हत्याकांड में, और ये हमारे देश पर जो है एक बड़ा कलंक लग जाएगा, हमारे देश का मुंह काला हो जाएगा, जिस कारण सर्बिया ने इस शर्त को मान ली थी। तो रूस ने सर्बिया का समर्थन किया कि जब सर्बिया ने कहा कि मैं इस शर्त को नहीं मानता, तो जो रूस देश था उसने भी कहा कि हाँ सर्बिया सही कह रहा है, सर्बिया इस बात को नहीं मानेगा। जबकि जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया था। जर्मनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर कर रहा था, उसका समर्थन दे रहा था कि हाँ सर्बिया से इस शर्त को मनवाओ। ऑस्ट्रेलिया मौके की तलाश में तो था ही, और सर्बिया ने शर्त न मानकर उसे यह मौका दे दिया। मतलब मैं बोल रही थी ना आपको कि पूरा प्लेटफॉर्म तैयार था, सिर्फ एक बहाना चाहिए था, वो बहाना मिल गया ऑस्ट्रेलिया को कि सर्बिया की सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, और जो हमारे देश की हत्या हुई है उसमें सर्बिया का ही शोर हाथ है, पक्का सर्बिया का ही हाथ है, और इसके खिलाफ जो हम कार्रवाई करेंगे और हम सर्बिया के ऊपर अब आक्रमण करेंगे। तो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ ही आधुनिक विश्व इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत हो गई। तो सबसे बड़ा विश्व युद्ध, सबसे पहला विश्व युद्ध शुरू कब हो जाता है? इस घटना के कारण। बोस्निया राज्य को लेकर ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के बीच विवाद था, जो कि 1908 से शुरू हुआ और 1914 तक इतना भयंकर रूप धारण कर गया कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया देश के ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध छिड़ गया। अब देश आएंगे यूरोप के आगे, कोई देश सर्बिया देश का साथ देगा, कोई देश देगा ऑस्ट्रेलिया का साथ, ऐसे करके दो ग्रुप बन जाएंगे, और इन दोनों ग्रुपों में प्रथम विश्व युद्ध 4-5 साल तक लड़ते रहेंगे आपस में, और इतनी जन धन की हानि होगी, इतनी ही जनता मारी जाएगी, इतना ही पैसा लगेगा और इतनी ही सेना जो है उसका भी नुकसान होगा। सभी चीज़ों का नुकसान ही नुकसान हुआ इस युद्ध में, पैसे का भी नुकसान होगा, उद्योग धंधे और फैक्ट्रीज वगैरह हैं उन पर भी असर पड़ेगा, सभी चीज़ों पर इस युद्ध का असर पड़ता है। तो ये हमने इसके देख लिए कारण कि प्रथम विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे, किन कारणों से यह युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध का सबसे मुख्य कारण कौन सा था? बोस्निया संकट को लेकर मेन विवाद हुआ। तात्कालिक कारण में इन जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार था फ्रांसीसी फर्डिनेंड, उसकी हत्या, उसके कारण जो यह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के कौन कौन से कारण थे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बहुत अच्छे से समझाने के, एक एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको कोई भी पॉइंट में डाउट ना रहे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कहानी की तरह याद करने की कोशिश कीजिए, रटिए मत, समझकर याद कीजिए कि एक युद्ध शुरू हो रहा है, दो ग्रुपों में युद्ध शुरू हो रहा है, ग्रुप कैसे बंटे, कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सा देश शामिल था, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और इन ग्रुप के थ्रू जो है कैसे कैसे आगे युद्ध जो है भयंकर रूप धारण कर लेगा। और बोस्निया का संकट, बोस्निया एक राज्य का नाम है, तो उस राज्य को लेकर जो है संकट उत्पन्न हो जाता है। 1908 से चालू होता है इसका विवाद। ऑस्ट्रिया चाहता है कि बोस्निया मेरे अंडर में रहे, और सर्बिया देश जो था वो चाहता था कि बोस्निया पर मेरा अधिकार हो। तो इसी से जो लेकर इन दोनों देशों के बीच में मनमुटाव होता है, ऐसे करके आगे चलकर भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो आप इस तरह एक कहानी बनाकर याद कीजिए कि युद्ध शुरू होने के पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। आप अगर इनको सीक्वेंस से, जैसे मैंने पॉइंट्स को आपको पढ़ाया वैसे अगर आप एक पॉइंट को सीक्वेंस से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और आपको टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चाहे आपको लिखना हो, चाहे आपको इस टॉपिक से फैक्ट वाइज याद करना हो। दोनों टाइप से जो है आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
और हाँ, अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ क्लास बनाने में, आपके लिए PDF तैयार करती हूँ, आपके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, तो अगर आपको प्लीज़ क्लास अच्छी लगती है तो क्लास के नीचे मुझे कमेंट के द्वारा अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। आप मुझे बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है, कोई पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, सब कुछ के बारे में आप कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए। और क्लास को देख लेते हैं बच्चे लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। लाइक भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि जब आप क्लास को सीन कर लेते हो, आप क्लास को देख लेते हो, टॉपिक को पढ़ लेते हो मेरे कंटेंट से, फिर लाइक क्यों नहीं करते? लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर भी कीजिए, इस टॉपिक को, ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सकें। और एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने टेलीग्राम पे अपना ग्रुप बना दिया है चैनल का, तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी फ्री में, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने लिंक दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन।